चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस से संबंधित, जिसको हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। इसके साथ साथ में डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशंस, जितने भी देश इसके मेंबर कंट्री हैं वहाँ पर। इसके साथ ही में अचीव करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। बताया जाता है ये लार्जेस्ट, इसके साथ साथ में मोस्ट फैमिलियर, मोस्ट इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड और मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता पूरे विश्व भर में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल टेरिटरी इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी गई थी विश्व युद्ध द्वितीय के बाद विथ द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वार्स, आने वाले टाइम में कभी वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए करके। ठीक है। इसके साथ साथ में सक्सीडिंग द इनफेक्टिव लीग ऑफ नेशंस ऑन 25 अप्रैल 1945। तो ये सक्सीडिंग माना जाता है किसका? लीग ऑफ नेशंस का, जो कि 25 अप्रैल 1945 की डेट बताई जाती है। ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो पहला नंबर बात यह है पूरे विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इसके साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करना यदि किसी देश में कभी को क्राइसिस आता है तो। इसके अलावा भी कुछ कुछ काम बताए जाते हैं, जैसे कि ये डिक्लेरेशन करता है किस चीज़ की? ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज़ एंड पीपुल्स। जो भी कॉलोनियल मतलब कि जहाँ पर भी साम्राज्यवाद हुआ करता था, जैसे कि भारत में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, कॉलोनियल कंट्री हुआ करती थी पहले, तो उनकी डिक्लेरेशन करना कि उनको ग्रांट मिल गई है, इंडिपेंडेंस मिल गया है, ये काम भी कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस करता है। इसके साथ साथ में इन्वायरमेंटल इशू, जैसे कि यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी जारी करने का काम करता है। इसके कौन कौन से अंग होते हैं? पहले नंबर होता है जनरल असेंबली, इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल आता है, इकोनॉमिक काउंसिल एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। सचिवालय की बात करें तो द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरीट किससे मिलकर के बना है? सेक्रेटरी जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर। तो इसमें कई सारे मेंबर रहते हैं यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ मेंबर, जो कि कैरी आउट करते हैं डे टू डे के वर्क को। द यूएन एज मैंडेटेड बाय द जनरल असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशंस अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इसकी कौन कौन सी एजेंसी, उनके नाम को आप देख लीजिए। ILO, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये फार्मुलेट करती है, पॉलिसी बनाने का काम करती है, इसके साथ साथ में प्रोग्राम भी तैयार करता है ताकि इम्प्रूव किया जा सके वर्किंग कंडीशंस को। यदि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए पॉलिसी बनाना, इसके साथ साथ में आपकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम ILO को द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, डिफाइंस इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। हमारे देश में, चाइना में, अमेरिका में, सब देशों में किस प्रकार के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहेंगे लेबर से रिलेटेड, वो भी ये ILO ही तय करता है। डिफाइन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड एज गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन रहता है, गवर्नमेंट को इनको फॉलो करना पड़ता है। फिर आ जाता है UNFAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। ये काम करता है ताकि राइज कर सके लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पूरे विश्व भर में पोषण को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ में स्टैंडर्ड बनाना लाइफ के लिए, ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में एंड फूड सिक्योरिटी। यदि हमारे यहाँ पर कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश में फूड सिक्योरिटी भी बेटर होगी। टू बेटर द कंडीशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, अब आप देख रहे हैं रूरल पॉपुलेशन
कौन कौन सी चीज़ों को फेस करती है, उनको कैसे करके हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यूनेस्को, द यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रमोट करती है एजुकेशन को, किसको, सभी लोगों के लिए। इसके साथ साथ में कल्चरल डेवलपमेंट का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विश्व की जो नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज हैं, प्रेस फ्रीडम को सिक्योर करता है, इसके साथ साथ में कम्युनिकेशन को भी मजबूत करने का काम करता है। इसके बाद आ जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आ जाता है वर्ल्ड बैंक, फिर आ जाता है IMF, एक होता है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, फिर है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फिर है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइडो, UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको आप देख लीजिए, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और रसियन। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बताया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने आरोप लगाया है चाइना के ऊपर में कि यहाँ जो उइगर मुसलमान लोग रहते हैं उनके अधिकारों का चाइना अब्यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है। लेकिन वहीं चाइना ने डिनाउंस कर दिया है, मतलब निंदा करी है HRC की रिपोर्ट की। क्या कहना है, पैचवर्क ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी गलत है, कुक्ड अप बाय वेस्टर्न सेक्शन, जिसको तैयार किया है वेस्टर्न नेशंस, ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने इसको तैयार किया है, ऐसा चाइना का कहना है। यूनाइटेड नेशंस ने आरोप लगाया है चाइना के ऊपर सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, दैट में अमाउंट टू क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इनको हम दर्जा दे सकते हैं कि आपने ह्यूमैनिटी के विरुद्ध में क्या किया है, क्राइम किया है। एक रिपोर्ट में एग्जामिनिंग किया गया था क्रैकडाउन को ऑन उइगर्स एंड अदर एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, वहाँ जो उइगर लोग हैं और भी जो अदर ग्रुप होते हैं एथनिक कम्युनिटी के लोग, उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का क्या कहना है, इनका कहना है कि चाइना जो है पूरी तरह से इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, स्वीपिंग ए मिलियन और मोर पीपुल फ्रॉम द माइनॉरिटी ग्रुप से एकदम पूरी तरह से इनको ख़त्म करना चाहता है और कहाँ भेज रहा है, ये डिटेंशन के कैंप में रख रहा है। वेयर मैनी हैव सेड दे वर टॉर्चर्ड, जहाँ पर कई लोगों का कहना है कि हमें टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, एंड फोर्स टू अबेंडन देयर लैंग्वेज एंड रिलीजन, और उनको मजबूर किया जाता है कि वे अपने धर्म को छोड़ दें, अपनी भाषा को त्याग दें। अब ये जो कैंप्स बनाए गए हैं, द कैंप्स वर जस्ट वन पार्ट ऑफ व्हाट द राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉल्ड रूथलेस campaign against extremism in the far western province of Xinjiang that also include draconian birth control policies and restriction of people's movement। कई सारी चीज़ें चाइना के ऊपर आरोप लगाई जा रही हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, वो नहीं चाहता है कि इन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़े। इसके साथ साथ में लोगों का जो मूवमेंट है उसको भी इसने रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया है। थोड़ी सी जानकारी इस रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो कि मानव अधिकार की बात करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते रहते हैं, तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप जापान, जर्मनी, इन्होंने वेलकम किया है इस रिपोर्ट का। इसमें कुछ असेसमेंट लगाया गया है, उसमें क्या कंक्लूड है, चाइना ने कमिट किया है कुछ सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन को अंडर इट्स एंटी टेररिज्म एंड एंटी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी। एंटी टेररिज्म को बढ़ावा देता है, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देता है, एंड कॉल्स फॉर अर्जेंट अटेंशन, और इसमें यह भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशंस से, द वर्ल्ड कम्युनिटी एंड चाइना इटसेल्फ टू एड्रेस देम।
पूरे विश्व को और साथ ही साथ चाइना को भी इनको एड्रेस करने में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स renewed calls for the UN rights body which meet next month to set up an independent body to investigate the allegation। लोग ये भी चाह रहे हैं कि इसकी इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन चाइना ने शो किया था नो साइन ऑफ बैकिंग ऑफ इट्स डिनायल, लेकिन चाइना इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो इससे हमेशा मना करते आया है। इसके बाद वाली अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हेट स्पीच से रिलेटेड, जिसको भारतीय संविधान में किस प्रकार से वर्णित किया गया है, क्या कोई पार्टिकुलर इसकी परिभाषा तय की गई है कि आप इस प्रकार से बोलते हो तो वो सारी चीज़ें हेट स्पीच के अंतर्गत आएंगी, और आप यदि घृणा फैलाते हो दो ग्रुप के बीच में तो आपको सज़ा का प्रावधान रहेगा। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल भाषा में ये क्या रिफ़र करता है, ये इस बात को इंगित करता है यदि आप हेट स्पीच दे रहे हैं, इसका मतलब ये है आप पार्टिकुलर ग्रुप के बीच में घृणा को क्रिएट कर रहे हो। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि पार्टिकुलर ग्रुप के बीच में घृणा पैदा हो जाए और फिर आप दोनों के बीच में हो जाए लड़ाई दंगा चालू। दैट ग्रुप में बी ए कमिटी, वो ग्रुप कोई कमिटी हो सकता है, कोई रिलीजन हो सकता है, कोई जाति हो सकती है। जैसे कि किसी जाति के खिलाफ में आप घृणा फैलाना चालू कर दो, ठीक है, लोगों को उसके खिलाफ में उकसाना चालू कर दो। दिस स्पीच मे और मे नॉट हैविंग मीनिंग बट इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन वायलेंस। आप जो बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे यदि वायलेंस हो रहा है तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रिसेंटली पब्लिश किया था एक मैनुअल को, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं ऑन साइबर हरासमेंट केस, जिसने डिफाइन किया है हेट स्पीच को एज ए लैंग्वेज जो कि डिजेनरेट करती है, इंसल्ट करती है, थ्रेटन्स करती है या फिर टारगेट करती है एक इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी एंड अदर ट्रेड्स। इस रूप में यहाँ पर उसको परिभाषित किया गया है। 27वें नंबर की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें हेट स्पीच के बारे में बताया गया था एज एन इंसाइटमेंट, ठीक है। इंसाइटमेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना, उकसाना, टू हेटेड प्रिमलरली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स defined in the term of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious belief and like। आप पार्टिकुलर किसी जाति, किसी लिंग के आधार पर लोगों को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो, ठीक है, तो वो सब हेटेड स्पीच के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं हेट स्पीच को लेकर के। सेक्शन 153A IPC ये पेनलाइज करती है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज ETC के हिसाब से, डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। 153A के अंतर्गत पेनलाइज किया गया है कि आप जो है प्रमोट नहीं कर सकते हैं एनिमिटी को बिटवीन डिफरेंस ग्रुप, अलग अलग ग्रुप वाले लोगों के बीच में आप एनिमिटी नहीं फैला सकते। सेक्शन 153B IPC क्या कहता है, पेनलाइज करता है इम्प्यूटेशंस एसर्सन जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को जो चीज़ नुकसान पहुंचा सकता है वो उस चीज़ को पेनलाइज किया गया है 153B के अंतर्गत। सेक्शन 295 IPC क्या कहती है, इसमें पेनलाइज किया गया है डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स को, ऐसे कोई भी काम जिसका इंटेंट है रिलीजियस फीलिंग को क्या करना है, बदनाम करना है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है हरिद्वार में जो हेट स्पीच वाला एक्यूज था, ठीक है, हरिद्वार हेट स्पीच एक्यूज टू सरेंडर इन कोर्ट टुडे, आज वो कोर्ट में सरेंडर करेगा। हरिद्वार हेट स्पीच एक्यूज थे जितेंद्र नारायण त्यागी has said he will surrender before a हरिद्वार कोर्ट on Friday। इनका कहना है कि अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं।
बताया जाता है, कुछ क्लेमिंग किया जाता है एक वीडियो में दैट हिज लाइफ वाज इंडेंजर्ड एंड ही माइट बी किल्ड इन सुसाइड अटैक। उन वो खतरे में है, उनका जीवन खतरे में है और वो अपने आप को सुसाइड अटैक के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को ग्रांट किया था मिस्टर त्यागी को एक इंतरिम बेल फॉर 3 months ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इन धर्म संसद केस। एक्सप्लेनर वाले पेज में एक न्यूज़ आई है प्लास्टिक को बैन करने से रिलेटेड। भारत सरकार की तरफ से कुछ आइटम को हाल ही में प्लास्टिक के आइटम को बैन किया गया है, उसी को लेकर के यहाँ पर बात समझाने की कोशिश करी गई है। गवर्नमेंट यदि बैन की पॉलिसी लेकर के आई है तो वो कितनी सफल हो पाएगी, पहले कौन कौन से रूल्स हुआ करते थे प्लास्टिक कचरे को मैनेजमेंट को लेकर के, सारी बातें यहाँ पर बताई जाती। तो गवर्नमेंट ने जो नियम कानून लेकर के आई है कि हम पार्टिकुलर इतने आइटम को बैन करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस गवर्नमेंट फेस करने वाली है। ये जो बैन लगाया गया है वो सफल तभी हो पाएगा यदि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अच्छी तरह से और इंगेज रहते हैं इफ़ेक्टिव इंगेजमेंट में और कॉन्क्रीटेड एक्शंस में। इसमें सभी स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। दूसरे नंबर की बात है, यदि हम हमारे पास्ट की तरफ जाते हैं तो लगभग 25 इंडियन स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियसली बैन लगा दिया था प्लास्टिक के यूज़ के ऊपर स्टेट लेवल पर। फिर भी आप ये देखोगे इस प्रकार का जो बैन आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा है इन द रियलिटी बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दिस आइटम, लेकिन व्यापक पैमाने पर इसका इस्तेमाल होते रहता है। तो आज के टाइम में जो चैलेंजेस है वो क्या दिखाई दे रहा है, हाउ द लोकल लेवल ऑथराइजेशन विल इन्फोर्स द बैन। छोटे लेवल पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस प्रकार से इस बैन को लागू कर पाएंगी गाइडलाइन के हिसाब से। बैंड आइटम जैसे कि किन किन के ऊपर बैन लगाया गया है, ईयरबड्स, कान में जो बड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, विथ प्लास्टिक स्टिक्स। ईयरबड्स की जगह आप प्लास्टिक स्टिक का यूज़ करोगे। प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स etc आर नॉन ब्रांडेड आइटम्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट who the manufacturer is and who is accountable for selling because of these item will be available in the market। एक बात यहाँ पर ये बताई जाती है कि यहाँ पर चोरी पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कोई ईयरबड बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इसमें इस चीज़ में किसी की भी जानकारी नहीं लिखी रहती और ये मार्केट में बिक रही है। कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन इसका सेलर है, किसी भी बात का यहाँ पर पता नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए आप इसको कैसे करके बैन करोगे, एक चैलेंज तो हमारे सामने ये आ जाता है। अब यदि हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के इंडिया में और कौन कौन से नियम कानून हुआ करते थे। 30 सितंबर 2021 से इफ़ेक्ट हो गया था कौन सा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग। प्लास्टिक कैरी बैग के ऊपर 2021 में एक कानून लाया गया और इसकी बिक्री, इसका निर्माण को गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, जिसकी थिकनेस कितनी थी, लेस देन 75 माइक्रोन। अब फिर क्या होता है, दिसंबर 31, 2022 से प्लास्टिक के कैरी बैग्स जिनकी थिकनेस है 120 माइक्रोन से कम, इनको बैन किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। इसका मतलब ये हो गया द बैन डज नॉट कवर ऑल प्लास्टिक बैग। जितने भी प्लास्टिक बैग हैं सबको सरकार ने बैन नहीं लगाई है, केवल कुछ थिकनेस का यहाँ पर नियम कानून बना दी है कि इतनी मोटी से यदि कम पॉलीथीन है तो उसको हम बैन कर रहे हैं। However, it requires the manufacturers to produce plastic bags thicker than 75 माइक्रोन। इसका मतलब ये हो गया, कोई कंपनी है प्लास्टिक के बैग पन्नी बना रही है, वो 75 माइक्रोन से मोटा बनाना चालू कर देगी। वाज अर्लियर 50 माइक्रोन, पहले 50 माइक्रोन हुआ करता था। एज पर द नोटिफिकेशन द स्टैंडर्ड शैल बी इंक्रीज टू 120 माइक्रोन इन दिसंबर दिस ईयर।
इसके साथ साथ में ही कुछ कुछ बातें यहाँ पर ये बताई जाती हैं। यदि हम देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज़ में, इसके लिए जो बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया है। इन एन एफोर्ट टू empower citizen to help curb the plastic menace, the Central Pollution Control Board has launched a grievance redressal application. CPCB ने एक ऐप भी बनाया है ताकि जो सिटीजन हैं अपने आप को मजबूत कर सकें और वो लड़ाई लड़ सकें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग मेजर्स फॉर अवेयरनेस, सरकार कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम भी फैला रही है ताकि हम एलिमिनेट कर सकें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। द अवेयरनेस कैंपेन हैज़ ब्रॉट टुगेदर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप, इंडस्ट्री, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, रेगुलेटर बॉडी, एक्सपर्ट, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन, R&D एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ये जो अवेयरनेस के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इससे जो इंडस्ट्री है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट सब एक ही मंच पर आने वाले हैं। इसके बाद एक न्यूज़ आई है एक्टिविस्ट मैरी रॉय से रिलेटेड, इनकी डेथ हो गई है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। इन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था जो क्रिश्चियन वुमेन्स होती हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हैं, उनके पास भी इक्वल शेयर रहना चाहिए फैमिली प्रॉपर्टी का। मैरी रॉय जो कि एजुकेटर एंड वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट मानी जाती हैं, जिसका जो पिटीशन था, याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर्ड किया था लैंडमार्क जजमेंट अगेंस्ट द त्रावणकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916, ताकि इंश्योर किया जा सके क्रिश्चियन वुमेन को कि वो भी इक्वल शेयर प्राप्त कर सकें फैमिली की प्रॉपर्टी का। डाइड आफ्टर ए ब्रीफ इलनेस हेयर ऑन थर्सडे, तो लंबी बीमारी के बाद इनकी डेथ हो गई थी। 89 साल की इनकी एज बताई जा रही। दो इनके बच्चे हैं, ललित रॉय और डॉटर हैं अरुंधति रॉय, जो कि राइटर और एक्टिविस्ट मानी जाती हैं, जिनको 1997 में मैन बुकर प्राइज़ मिला था। इनके जन्म के बारे में बताया जा रहा है, इनका जन्म हुआ था सीरियन क्रिश्चियन फैमिली में 1933 में। MS रॉय वाज डॉटर ऑफ PV इसाक, जो कि एक एंटोमोलॉजिस्ट माने जाते हैं, हु हैड ट्रेंड इन इंग्लैंड। ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ हुई थी इनकी? इंग्लैंड में। एंड सूसी इसाक, दिल्ली से स्टार्ट किया, इसके बाद शी हैड ए कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन, दिल्ली से चालू करा, कॉस्मोपॉलिटन लेवल पर एजुकेशन प्राप्त किया एंड ग्रेजुएशन प्राप्त किया फ्रॉम क्वीन मैरीज कॉलेज इन चेन्नई। अब मैरिज का इनका ब्रेकडाउन हो जाता है किसके साथ में? राजीव रॉय के साथ में। मिस्टर रॉय टुक ए टीचिंग टू सपोर्ट द फैमिली, इन्होंने टीचिंग का काम चालू कर दिया ताकि फैमिली को कुछ सपोर्ट मिल सके। ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूट फूट हो जाना, रिश्ते इनके टूट गए थे। रिटर्न टू कोट्टायम टू स्टार्ट हर आउन स्कूल, ये कोट्टायम आ गई और इन्होंने कहा कि हम अपना खुद का स्कूल चालू करेंगे। कॉर्पस क्रिस्टी हाई स्कूल 1967 में 1967 में इसकी स्थापना करी गई थी। आफ्टर हैविंग प्रिसाइडेड ओवर द स्कूल विच लेटर चेंज इट्स नेम टू पल्लीकोडाम फॉर ओवर 5 decades, शी स्टॉप्ड प्लेइंग एन एक्टिव पार्ट इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू इल हेल्थ। बाद में क्या है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि इनकी हेल्थ खराब रहने लगी थी। फ्रंट पेज में यदि देखें तो तीस्ता सितलवाड़ से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। तीस्ता कस्टडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन राइज किया है गुजरात गवर्नमेंट से। अंडर द CRPC एक वुमेन इंटाइटल्ड है कि वो फेवरेबल ट्रीटमेंट करवा सकती है, ऐसा CGI ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को। एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ हैज़ बीन इन कस्टडी फॉर ओवर 2 months, 2 महीने से भी ज़्यादा ये जेल में पड़ी हैं। एंड एज ए वुमेन इज़ इंटाइटल्ड टू फेवरेबल ट्रीटमेंट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसिया टोल्ड गुजरात ऑन द थर्सडे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा किया जाता है कि वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करवा सकती हैं अंडर द CRPC।
सपोज वी गिव हर एंटरिम बेल एंड लेट द मैटर बी टेकन अप ऑन सितंबर 19, द कोर्ट क्वेरीड। उनका कहना है कि हम जो है उनको उसको अंतरिम जमानत कर देते हैं और ये जो मामला है ना, इसको हम 19 सितंबर तक लेके जाते हैं।